नमस्कार दोस्तों। डरावनी कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राकेश और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानियाँ, वो भी मेरी जुबानी। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। तो दोस्तों, ये कहानी है मेरे बचपन की, जब मैं मेरे गांव में रहता था। साल 2000 का गर्मी का मौसम था। गांव में स्कूल की छुट्टियां चल रही थीं और हर दोपहर हम तीनों, मैं, मनु और राजू, खेतों, पहाड़ियों और नदियों में घूमते रहते थे। हमारी उम्र बस 10 से 12 साल के बीच थी, पर उस वक्त दुनिया किसी रहस्य से भरी लगती थी। हर जगह कुछ नया, कुछ अनदेखा, कुछ जादुई। हमारा गांव देवलगांव पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। सुबह के वक्त वहां की हवा इतनी ठंडी और सुगंधित होती थी कि सांस लेते ही लगता मानो कोई पहाड़ी फूल दिल में उतर गया हो। गांव के चारों तरफ खेत, झरने और जंगल थे और इनके बीच एक जगह थी जिसे सब लोग बस वादी कहते थे। वादी यानी वो घाटी जो गांव के पीछे फैली थी, एक हरी, घनी और रहस्यमयी जगह। वहां दर्जनों आम, जामुन, बेर और कचनार के पेड़ थे। गांव के बच्चों के लिए वो वादी किसी खजाने से कम नहीं थी, लेकिन बुजुर्ग हमेशा कहते थे, सूरज ढलने के बाद वादी में मत जाना, वहां कुछ ऐसा है जो इंसान नहीं। हम हंसते थे उन बातों पर। भला पेड़ों में क्या आत्मा रहती है? उस दिन सुबह सूरज जल्दी निकल आया था और हम तीनों ने तय किया कि आज वादी में जाकर जामुन तोड़ेंगे। मनु सबसे आगे था। वो हमेशा जोश में रहता था। अरे डरने की क्या बात है, फल तोड़ने जा रहे हैं, चोरी थोड़ी करने। राजू थोड़ा डरपोक था। उसने कहा, मां ने मना किया है, वहां कोई पुरानी बात है। मैंने उसे टोक दिया, अरे छोड़, तू डरता है, चल दोपहर से पहले लौट आएंगे। हमारे हाथों में फटे झोले थे। मैंने अपने झोले में पानी की छोटी बोतल रखी थी। मनु ने गुलेल और राजू ने अपनी मां से चुराए हुए 2 परांठे। हम गांव के आखिरी छोर पर पहुंचे, जहां मिट्टी का रास्ता पहाड़ी की ढलान से उतरता था। नीचे वादी थी, धूप से आधी रोशन आधी छायादार। पेड़ों की कतारें दूर तक फैली थीं। हवा में आम की गंध और कहीं कहीं मिट्टी की नमी थी। पर जैसे ही हमने कदम बढ़ाए, कुछ अजीब लगा। वो वादी हमेशा पंछियों की आवाज़ों से गूंजती थी, मगर आज वहां सन्नाटा था, इतना गहरा कि हमारे कदमों की आवाज़ तक साफ सुनाई दे रही थी। राजू बोला, मनु, तूने सुना? कोई आवाज नहीं। मनु ने हंसकर कहा, अरे आज सब पक्षी छुट्टी पर होंगे। लेकिन उसकी हंसी भी थोड़ी बनावटी थी। हम थोड़ा अंदर बढ़े। पेड़ों की शाखाएं झुककर जैसे रास्ता रोक रही थी। नीचे गीली मिट्टी में हमारे पैरों के निशान पड़ रहे थे। मैंने झोला उतारा और ऊपर की डाल पर एक पत्थर फेंका। कुछ बेर नीचे गिरे। देखा, मैं बोला, सबसे पहले मैं। मनु ने भी पेड़ पर चढ़ना शुरू किया, पर तभी राजू ने कहा, अरे वो देखो झूला। हम तीनों ने उधर देखा। 2 पेड़ों के बीच पुराना रस्सी का झूला लटक रहा था। रस्सी सड़ चुकी थी, सीट लकड़ी की थी और वो झूला अपने आप हिल रहा था, धीरे धीरे, जैसे कोई अदृश्य बच्चा उस पर बैठा हो। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। मैंने हथेली उठाकर महसूस किया, हवा थमी हुई थी, लेकिन झूला हिलता जा रहा था। राजू ने पीछे हटते हुए कहा, चलो वापस चलते हैं। मनु ने मजाक उड़ाया, डरपोक, शायद कोई जानवर होगा। पर जब उसने झूले की तरफ पत्थर फेंका, वो झूला रुकने के बजाय तेज झूलने लगा। हम सब कुछ पल वहीं जमे रहे। झूले के नीचे की मिट्टी गीली और धंसी हुई थी, जैसे किसी ने अभी अभी वहां कदम रखे हों। और तभी वादी के दूसरी तरफ से एक हंसी सुनाई दी, बिल्कुल बच्चे जैसी, धीमी लेकिन साफ। हा हा हा। वो हंसी हवा में तैरती हुई जैसे हमारे चारों तरफ घूमने लगी। मैंने चारों ओर देखा, कोई नहीं था, बस पेड़ों के बीच झूलता वो पुराना झूला और उसकी परछाई। राजू रोने जैसा हो गया, चलो ना, चलो यहां से। पर मनु ने कहा, कौन है वहां, दिखाओ खुद को। कहीं से कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक पेड़ों की डालियों में सरसराहट हुई, जैसे कोई भाग रहा हो।
हमारे पास की झाड़ियों में कुछ हिला और एक जामुन का पेड़ जोर से कांपा। मैंने मनु का हाथ पकड़ा। चल, अब बहुत हुआ। हम तेजी से वापस गांव की तरफ भागे। पीछे झूले की चरमराहट अब भी सुनाई दे रही थी। क्रीक, क्रीक, क्रीक। हर आवाज हमारे कदमों के साथ जैसे और पास आती जा रही थी। जब गांव की पहली झोपड़ी दिखी, तब हमने पीछे मुड़कर देखा। वादी के किनारे वही झूला अब रुका हुआ था, पर उसके नीचे मिट्टी पर कुछ उभरा हुआ दिखा, जैसे छोटे छोटे पैरों के निशान मिट्टी में गीले होकर चमक रहे हों। हम तीनों कुछ देर सांस लेते रहे। फिर मनु बोला, किसी बच्चे ने मजाक किया होगा। राजू ने झोला खोला और अचानक चिल्ला पड़ा। उसके झोले में रखा जामुन का गुच्छा काला पड़ चुका था और उनमें से एक जामुन फटा हुआ था, जिसके अंदर कुछ था, मानो किसी की छोटी आंख की पुतली जैसी काली चमकती बिंदी। राजू झोला पटक कर भाग गया। मैं और मनु कुछ देर वहीं खड़े रहे। मन में सवाल थे, डर था, और वादी की वो हंसी अब भी कानों में गूंज रही थी। उस रात में सो नहीं पाया। झूले की आवाज, वो हंसी, और सबसे ज्यादा राजू के झोले में वो काला पड़ा जामुन। वो जामुन मुझे बार बार याद आता था। उसमें जो अजीब सी चमक थी, वो किसी फल की नहीं, किसी आंख की थी। मैंने करवट बदली। दादी खाट पर लेटी हुई थी, धीरे धीरे सुई में धागा डाल रही थी। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, दादी, वादी में कोई रहता है क्या? वो कुछ देर चुप रहीं, फिर बोली, वादी में कोई नहीं रहता, पर कुछ है वहां। मैंने आधा उठकर कहा, क्या मतलब? दादी ने नजर झुका ली। सालों पहले वहां एक बच्चा खो गया था। रात में गया था अपने बापू के पीछे, फिर कभी लौटा नहीं। सुबह लोगों ने उसके कदमों के निशान देखे थे, बस वहां तक जहां अब वो पुराना झूला है। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। तो क्या जो हमने देखा वही बच्चा था? दादी ने कहा, उसके बाद से वादी में कोई नहीं जाता। कहते हैं रात के वक्त वहां उसकी हंसी गूंजती है और कभी कभी कोई झूला अपने आप हिलता है। फिर उन्होंने मुझे देखा। तू कहीं गया तो नहीं था वहां? मैंने झूठ बोल दिया, नहीं दादी, पर दिल के अंदर सच्चाई जैसे सुई की तरह चुभ रही थी। अगली सुबह जब मैं बाहर निकला, मनु पहले से इंतजार कर रहा था। चलना, आज फिर चलते हैं। मैंने उसे घूर कर कहा, पागल है क्या? राजू तो अभी तक घर से नहीं निकला। अरे मनु हंसा, राजू को छोड़, कल जो देखा था उसे समझना जरूरी है। हो सकता है किसी ने मजाक किया हो। चल, आज सब साफ हो जाएगा। मुझे डर था, पर जिज्ञासा भी कुछ थी। मनु की बातों में कुछ तो था। अगर हम फिर जाएं तो शायद पता चल जाए कि असल में था क्या। हम दोनों ने तय किया कि राजू को साथ लेना चाहिए। राजू घर के बाहर बैठा मिट्टी से खेल रहा था, चेहरा उतरा हुआ था। हमने पूछा, अब ठीक है? वो बोला, मां ने कहा है कि अगर मैं फिर गया तो मुझे घर से निकाल देगी। मनु ने कहा, तो बोल देना हम खेत में गए थे। राजू ने हिचकिचाते हुए हामी भर दी। तीनों फिर उसी रास्ते पर निकल पड़े। सूरज ऊपर था, हवा हल्की थी, लेकिन जैसे ही वादी का किनारा आया, एक बार फिर सन्नाटा उतर गया। पक्षी गायब थे, पत्ते स्थिर, हमारे कदमों की चरमराहट सुनाई दे रही थी। मैंने कहा, देखना, आज झूला फिर ना हिल रहा हो। मनु बोला, अगर हिल रहा हो तो इस बार पास जाकर देखेंगे। हम पेड़ों के बीच से गुजरे। झूला वहीं था, पर इस बार स्थिर। रस्सी काली पड़ चुकी थी, लकड़ी आधी टूटी हुई। राजू ने राहत की सांस ली। देखा, कुछ नहीं है। मनु मुस्कुराया, शायद हवा चली हो। पर तभी मैंने देखा झूले के नीचे किसी ने मिट्टी खोदी हुई थी। छोटा सा गड्ढा, जैसे किसी ने हाथों से जमीन कुरेदी हो। हम झुके और देखा, अंदर से कुछ सफेद सा चमक रहा था। मनु ने लकड़ी से मिट्टी हटाई। वो एक पुराना खिलौना था, मिट्टी में सना हुआ, पर अब भी पहचान में आता था। लकड़ी का घोड़ा जिसके सर पर लाल रंग लगा था। राजू ने कहा, ये वही बच्चे का होगा। और तभी पीछे के पेड़ से आवाज आई, मुझे वापस दो। हम तीनों वहीं जम गए। आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन किसी बच्चे की थी। धीरे धीरे हवा चली और झूला फिर अपने आप हिलने लगा।
राजू डर के मारे पीछे हट गया। मैंने मनु का हाथ पकड़ लिया। चलो चलो यहां से। मनु अब भी हिम्मत दिखाने की कोशिश कर रहा था, पर उसके होंठ कांप रहे थे। कौन है वहां? दिखाओ खुद को। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हवा की आवाज और झूले की चरमराहट। हमने खिलौना वहीं छोड़ दिया और भागने लगे, पर पीछे देखा, झूले के नीचे अब दो निशान थे, एक बच्चे के पैरों जैसे और एक हमारे जैसे। गांव पहुंचकर सब चुप थे। मनु बोला, अब की बार जो आवाज आई वो हवा नहीं थी। राजू ने कहा, मैं अब कभी नहीं जाऊंगा वहां। और उसी रात जब मैं सोने लगा तो बाहर वो खिलौना मेरे दरवाजे पर रखा मिला। उसकी लकड़ी पर मिट्टी लगी थी और पीछे कोयले से लिखा था, अब मेरी बारी है। रात का अंधेरा जैसे पूरे गांव को निगल चुका था। हवा बंद थी और बस कभी कभी किसी खिड़की की चरमराहट सुनाई देती थी। मैं बिस्तर पर लेटा था, लेकिन नींद का नाम नहीं था। दरवाजे के बाहर वो लकड़ी का खिलौना घोड़ा रखा था जो वादी में मिला था। मैंने उसे हाथ में लेकर देखा। अब उसकी लाल रंग की परत फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन नीचे उभरा हुआ एक नाम नजर आ रहा था, गोपू। ये नाम मैंने कभी नहीं सुना था। हमारे गांव में इस नाम का कोई नहीं था। दादी कमरे में आईं। उनकी आंखों में चिंता थी। उन्होंने पूछा, वो खिलौना कहां से लाया? मैंने घबरा कर कहा, मिला था वादी में। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने बिना कुछ बोले खिलौना उठाया, बाहर जाकर कुएं के पास फेंक दिया। फिर कहा, उसे घर में मत लाना दोबारा। मैंने पूछा, क्यों दादी? वो बोली, वो गोपू नाम का बच्चा था जो उस वादी में खो गया था। मैंने डर से कांपते हुए पूछा, क्या वो मर गया था? दादी बोली, कोई नहीं जानता। लोग कहते हैं उसकी मां ने खुद को झरने में डुबो दिया जब उसे वो बच्चा नहीं मिला। तब से वादी में उस औरत की आत्मा भटकती है और अपने बच्चे को ढूंढती है। जो भी बच्चे वहां जाते हैं उसे लगता है वो उसका गोपू है। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। दादी ने कहा, अब वहां मत जाना और रात को अगर कुछ सुने या दिखे तो आंख मत खोलना। रात गहरी होती गई। हवा में मिट्टी की गंध थी और बाहर कुत्ते कभी कभी अजीब ढंग से भौंकने लगते थे। मैंने आंखें बंद की, पर नींद अब भी नहीं आई। किसी चीज की हल्की ठक ठक सुनाई दी दरवाजे के पास से। मैंने रजाई में सिर छिपा लिया। ठक ठक ठक। धीरे धीरे दरवाजे पर किसी के उंगलियों से खटखटाने की आवाज। दादी, मैंने धीरे से पुकारा। कोई जवाब नहीं। फिर बाहर से वही बच्चे जैसी आवाज आई, मेरा खिलौना दे दो। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने सांस रोकी। आवाज फिर आई और इस बार थोड़ी पास से, मुझे मेरा खिलौना चाहिए। मैंने डर के मारे चादर सिर तक खींच ली। कदमों की आहट दरवाजे से खिड़की की तरफ बढ़ी। खिड़की के पास कोई खड़ा था। उसकी परछाई दीवार पर पड़ी थी। वो बहुत छोटी थी, शायद किसी बच्चे की, लेकिन उसकी गर्दन थोड़ी टेढ़ी लग रही थी और बाल हवा में झूल रहे थे। बिना हवा चले। मैं चुप पड़ा रहा। परछाई धीरे धीरे खिड़की से हट गई। मुझे लगा वो चला गया। मैंने धीरे से सांस ली। तभी खिड़की के बाहर कांच पर 2 उंगलियों के निशान उभरे। किसी ने अंदर झांकने की कोशिश की थी। मैं चिल्लाना चाहता था, पर आवाज गले में अटक गई। आंखें बंद कीं और न जाने कब नींद ने मुझे खींच लिया। सुबह जब आंख खुली तो सब कुछ सामान्य था। सूरज की रोशनी कमरे में फैली थी। मैंने खिड़की की तरफ देखा। वो निशान अब भी वहीं थे, 2 उंगलियों के निशान, और नीचे मिट्टी का छोटा सा पैरों का निशान, जो शायद किसी बच्चे का था। दादी ने देखा तो फौरन दरवाजा बंद किया और बोली, अब वो तुझसे खेलना चाहता है, सावधान रह। उस दिन स्कूल नहीं गया। मनु मिलने आया, बोला, राजू बुखार में पड़ा है। कल रात उसे भी किसी ने बुलाया था। उसने कहा कोई बच्चा खिड़की के बाहर खड़ा था और कह रहा था, मेरे साथ खेलो। हम दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर मनु बोला, मुझे लगता है ये सब तब से शुरू हुआ जब हमने वो खिलौना उठाया। मैंने धीरे से कहा, शायद हमें वो खिलौना वापस वादी में रखना चाहिए। मनु ने हामी भरी और हमने तय किया कि आज शाम को जब सूरज डूबने वाला होगा हम फिर से वादी जाएंगे, आखिरी बार।
जैसे जैसे दिन ढलने लगा, आसमान लाल होने लगा। वादी की दिशा में काले बादल छा गए थे। दूर से लग रहा था जैसे कोई परछाई उस घाटी में घूम रही हो। मैंने मनु से कहा, अगर कुछ हुआ तो? वो बोला, तो भागेंगे। और हम दोनों उस दिशा में चल पड़े जहां सूरज की आखिरी किरणें पेड़ों की पीछे डूब रही थीं, वादी की ओर, जहां साया हमारा इंतजार कर रहा था। शाम की हवा उस दिन कुछ अलग थी। गांव के ऊपर हल्का धुआं सा तैर रहा था और सूरज की किरणें वादी के पेड़ों के बीच से खून जैसी लाल दिख रही थीं। मैं और मनु दोनों के चेहरे पर अजीब सा सन्नाटा था। हम बोल नहीं रहे थे, बस चल रहे थे, हाथ में वही पुराना खिलौना घोड़ा जैसे हम लौटाने जा रहे थे। राजू उस दिन नहीं आया। वो बुखार में था और उसकी मां ने दरवाज़ा बंद कर लिया था। मनु ने कहा था, हम बस खिलौना रख देंगे और वापस लौटाएंगे। पर मुझे नहीं पता क्यों दिल में लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। हर मोड़ पर पेड़ों की झुरमुट के पीछे किसी की परछाई चलते दिखाई देती थी। वादी के किनारे पहुंचे तो फिर वही सन्नाटा, न हवा, न पक्षी, न कोई आवाज। झूला अब भी वहीं था, पर इस बार टूटा हुआ था। रस्सी आधी लटकी थी और नीचे मिट्टी खुदी हुई थी, जैसे किसी ने वहां बैठने की जगह बनाई हो। मैंने खिलौना नीचे रखा। मनु बोला, चल अब चलते हैं। हम जैसे ही पीछे मुड़े, हवा का एक तेज झोंका आया। खिलौना जमीन से उठा और अपने आप झूले पर जाकर बैठ गया। हम दोनों जड़ हो गए। फिर झूला अपने आप हिलने लगा, धीरे धीरे, जैसे कोई अदृश्य बच्चा उस पर झूल रहा हो। और तभी पीछे से आवाज आई, तुम लौट आए। मैंने पलट कर देखा। एक छोटा लड़का, लगभग हमारी उम्र का, सफेद मिट्टी में सना हुआ, बिना चप्पल के, आंखें बिल्कुल काली। उसके बाल भीगे हुए लग रहे थे, जैसे वो अभी किसी पानी से बाहर आया हो। मनु ने कांपते हुए पूछा, तो कौन है? लड़का मुस्कुराया, मैं गोपू। मेरी सांस थम गई। वो नाम जो खिलौने पर लिखा था, गोपू। उसने झूले की तरफ इशारा किया, तुमने मेरा खिलौना लौटाया, अब तुम मेरे दोस्त हो। मनु बोला, हमें घर जाना है। गोपू ने सिर झुकाया, घर तो मेरा भी है, पर वहां कोई नहीं है। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि लगता था जैसे बर्फ फिसल रही हो। फिर उसने कहा, आओ मैं तुम्हें दिखाऊं मां कहाँ है। वो आगे बढ़ा और हम दोनों जैसे किसी नशे में पीछे चल पड़े। वादी के बीच से गुजरते हुए हमें पुराने झरने के पास पहुंचे। झरना अब सूखा था, बस नीचे पत्थरों के बीच एक काला छेद था, बहुत गहरा। गोपू नीचे की तरफ देखने लगा, यहीं मां रहती है। हवा अचानक ठंडी हो गई, चारों तरफ अंधेरा फैलने लगा। मैंने कहा, मनु चलो, पर मनु जैसे सम्मोहन में था। वो गोपू के करीब गया। तेरी मां कहाँ है? गोपू मुस्कुराया और उसी पल उसकी आंखें सफेद हो गईं। उसके होठ खुले और अंदर से धुएं जैसी काली हवा निकली। उस हवा ने पेड़ों की शाखाओं को हिलाया और झरने के छेद से एक औरत की चीख गूंजी, गोपू। मैंने मनु का हाथ पकड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए। गोपू अब हमारे सामने खड़ा था। उसका चेहरा धुंधला होता जा रहा था, जैसे धुएं में बदल रहा हो। मत जाओ, उसने कहा, मां नाराज हो जाएगी। और तभी उस छेद से एक सफेद हाथ बाहर निकला। लंबी उंगलियां, मिट्टी में सनी हुई, जैसे किसी की लाश का हाथ हो। वो झरने के पत्थरों पर फिसलता हुआ ऊपर आने लगा। मैंने पूरी ताकत लगाकर मनु को खींचा। हम भागे। पीछे से झूले की आवाज फिर गूंजी, क्रीक क्रीक क्रीक, और उसके साथ वो बच्चे की हंसी, अब तुम मेरे दोस्त हो, हमेशा के लिए। हम बिना पीछे देखे भागते रहे। जब तक गांव की पहली झोपड़ी नहीं आई, तब तक रुके नहीं। मनु के हाथ पर खरोंच थी, 4 सीधी लाइनें, जैसे किसी ने नाखून से खींची हों। घर पहुंचकर दादी ने दरवाज़ा बंद किया। उन्होंने मेरे माथे पर पानी छिड़का और बोली, तू अब वादी के साए में आ चुका है, अब वो तुझे ढूंढेगा। मैंने कांपती आवाज में पूछा, कौन दादी? उन्होंने धीरे से कहा, वो औरत, गोपू की मां। रात फिर से उतर आई और मेरे कानों में अब भी वो आवाज गूंज रही थी,
मां नाराज हो जाएगी। उस रात मैं सो नहीं पाया। गांव के ऊपर बादल छाए हुए थे और हर बिजली की चमक में मुझे खिड़की के बाहर गोपू का चेहरा दिखता था। वो मुस्कुरा रहा था, वही ठंडी मुस्कान। धीरे धीरे हर बार आंख बंद करते ही मुझे लगता कोई मेरे कान के पास फुसफुसा रहा है, मां नाराज है। सुबह जब सूरज निकला, मैं झटके से उठा। मनु पहले ही मेरे घर के बाहर था। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसने कहा, राजू को रात में किसी ने खिड़की से झांका है। उसके घर के पास वादी की मिट्टी फैली हुई थी। मैं कुछ बोल नहीं पाया। हम दोनों सीधे राजू के घर पहुंचे। राजू बिस्तर पर बैठा था, आंखें लाल। उसने धीरे से कहा, वो आया था गोपू। उसने कहा, वादी में कुछ बाकी है। हम तीनों ने फैसला किया कि सच्चाई जाननी ही पड़ेगी। डर के बावजूद उस झरने के पास लौटना जरूरी था। वो जगह हमें बुला रही थी। दोपहर के करीब हम तीनों वादी पहुंचे। आसमान धुंधला था। हरी झाड़ियों के बीच वही सूखा झरना था जहां हमने गोपू को देखा था। नीचे वही काला छेद, अब पहले से और बड़ा लग रहा था, जैसे किसी ने मिट्टी हटाई हो। मनु बोला, अगर नीचे कोई रास्ता है तो आज पता कर ही लेते हैं। हमने गांव से लाई रस्सी पत्थर से बांधी और नीचे उतरने लगे। अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ कदम बाद हमें अपने हाथ भी नहीं दिख रहे थे। दिया जलाया तो उसकी लो कांपने लगी, जैसे हवा नहीं, किसी की सांस हो वहां। नीचे पहुंचकर हमने देखा, झरने के नीचे एक पुराना सुरंगनुमा रास्ता था। दीवारों पर नाम उखेरे हुए थे और सबसे ऊपर लिखा था, गोपू 1998। मुझे कंपकंपी छूट गई। यानी वो बच्चा 2 साल पहले गायब हुआ था। रास्ता और गहराई में जाता गया। दीवारों पर छोटे छोटे हाथों के निशान थे, लाल मिट्टी से बने हुए। कहीं कहीं उन पर जैसे किसी ने नाखून से खरोंचा हो। हर कुछ कदम पर आवाज आती, ठप ठप ठप, जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो। हम तीनों बार बार मुड़कर देखते, लेकिन पीछे सिर्फ अंधेरा था। मनु बोला, यहां कुछ है, मैं महसूस कर रहा हूं। आगे एक छोटी सी कोठरी जैसी जगह मिली। दीवार पर पुराने खिलौने टंगे थे, गुड़िया, लकड़ी की गाड़ी और बीच में खिलौना घुघड़ा, वही जो हमने लौटाया था। पर अब उस पर मिट्टी में लिखा था, अब तुम मेरे साथ रहोगे। राजू डर के मारे पीछे हट गया। मैंने धीरे से कहा, गोपू, और तभी दिया बुझ गया। अंधेरे में बस वही आवाज, मां नाराज है, तुमने उसका घर जगा दिया। चारों तरफ फुसफुसाहट गूंजने लगी। हवा में ठंड बढ़ गई। हमने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन सुरंग का रास्ता अब गायब था। हम वहीं कैद हो गए, तीनों, एक छोटे से अंधेरे कमरे में। फिर सामने मिट्टी हिली। किसी ने अंदर से दीवार को खुरचा। धीरे धीरे वहां से एक औरत का चेहरा निकला, पीला, सूजा हुआ, आंखें खुली हुई, जैसे वो बहुत सालों से सोई हो। वो गोपू की मां थी। उसने सर उठाया और कहा, मेरे गोपू को लौटा दो। राजू चीखा और पीछे गिर गया। मैंने अपनी पूरी ताकत से दीवार पर पत्थर मारा। ऊपर से रोशनी की एक हल्की किरण फूटी और हमें रास्ता दिखा। हम तीनों किसी तरह रस्सी पकड़कर ऊपर निकल आए। जब हम ऊपर पहुंचे, सूरज डूब रहा था। पीछे से झरने के छेद से वही हंसी गूंजी, अब तुम मेरे साथ रहोगे। उस दिन के बाद हम तीनों ने वादी की तरफ कभी रुख नहीं किया। पर रात को जब जब हवा बहती, खिड़की के शीशे पर किसी बच्चे के छोटे हाथों के निशान दिख जाते थे और उनके साथ मिट्टी में लिखा रहता था, मां नाराज है। उस दिन के बाद हमारे गांव में कुछ बदल गया था। हवा में अब भी वो ठंडक थी जो वादी से उठती थी, लेकिन अब वो सिर्फ ठंडी नहीं, भारी लगती थी, जैसे किसी की निगाह हो। लोगों ने खेतों में काम करना बंद कर दिया था। रात को कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। दादी कहती थीं, वादी का दरवाजा खुल गया है, अब जो भी पुकारेगा वो जवाब देगा। हम तीनों, मैं, मनु और राजू, अब लगभग हर रात एक ही सपना देखने लगे थे। सपने में हम फिर उसी झरने के पास खड़े रहते और नीचे से वही आवाज आती, अब तुम मेरे साथ रहोगे। तीसरे दिन कुछ अजीब हुआ। गांव के किनारे वाला कुआं अचानक सूख गया, पर उसकी दीवारों पर छोटे छोटे मिट्टी के हाथों के निशान दिखने लगे थे, बच्चों जैसे। लोग कहते थे कि रात को वहां कोई गाना गाता है, मां नाराज है। गांव के मुखिया ने पंडित बुलाया। पंडित ने वादी की दिशा में दीपक जलाया और बोला, किसी बच्चे की आत्मा अधूरी है, उसे मां की शांति नहीं मिली। राजू डर गया। उसने कहा, अगर वो गोपू है तो हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो वो पूरे गांव को ले जाएगा। रात को हम तीनों फिर मिले।
चांद आधा था और हवा में राख जैसी गंध थी। हमने तय किया कि वादी के ऊपर से उस छेद को मिट्टी से बंद कर देंगे। दादी ने हमें नीम की लकड़ी दी और कहा, अगर वहां कोई दिखे तो नाम मत लेना, बस पीछे मुड़ना मत। हम तीनों चल पड़े। वादी अब और भी सूनी लग रही थी। हर पेड़ के नीचे जैसे किसी ने बैठने की जगह बनाई हो। नीचे वही झरना, पर अब वहां से हल्की रोशनी निकल रही थी, जैसे किसी दीपक की नहीं, किसी आत्मा की लो हो। हमने मिट्टी डालनी शुरू की। पहली परत डालते ही नीचे से सिसकियों की आवाज आई, फिर किसी बच्चे की पुकार, मत करो, मां नाराज होगी। राजू ने कांपते हुए कहा, बस थोड़ी सी बाकी है। मैंने हाथ बढ़ाया, तभी मिट्टी के बीच से एक उंगली बाहर निकली, ठंडी, नीली, बर्फ जैसी। वो धीरे धीरे मेरी कलाई पकड़ने लगी। मैंने चीख मारी, मनु। मनु ने तुरंत झोले से नीम की लकड़ी निकाली और उस हाथ पर रख दी। धीरे धीरे वो उंगली राख बन गई और हवा में उड़ गई। हमने किसी तरह छेद पूरी तरह मिट्टी से बंद कर दिया। फिर तीनों ने वहां पत्थर रख दिए और पीछे देखे बिना भाग निकले। गांव लौटते वक्त रास्ते में सन्नाटा था। बस कहीं दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। दादी बाहर खड़ी थीं। उन्होंने हमें देखा और कहा, अब अगर वो लौटी तो किसी के शरीर में। मैंने पूछा, किसके दादी? उन्होंने धीरे से कहा, जिसने सबसे पहले उसका नाम लिया था। और मेरे कानों में वो गूंजा, गोपू। मेरा गला सूख गया, क्योंकि वो नाम मैंने ही सबसे पहले लिया था। रात को जब मैं बिस्तर पर लेटा तो खिड़की के पास मिट्टी गिरी। धीरे धीरे खिड़की खुली और हवा के साथ वही धीमी आवाज आई, अब तुम मेरे साथ रहोगे। मैंने आंखें खोली तो मेरे कमरे के कोने में मिट्टी का एक छोटा सा खिलौना घोड़ा रखा था, जो मैंने वादी में छोड़ दिया था। अगले ही दिन गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिला के रख दिया। सुबह जब सूरज निकला तो रामू काका की भैंस कुएं में मरी मिली। पर अजीब बात यह थी कि कुएं में पानी नहीं था, फिर भी उसकी देह भीगी हुई थी, जैसे किसी ने उसे पानी से निकाला हो। गांव के लोग डर गए। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। हर कोई सिर्फ एक दूसरे को देख रहा था, जैसे सबके मन में एक ही नाम गूंज रहा हो, गोपू। शाम तक खबर फैल गई कि मनु की मां पर कुछ साया चढ़ गया है। कहा जा रहा था कि वो अचानक रात में उठकर घर के बाहर चली गई थी और सुबह उसे वही झरने की मिट्टी लगी मिली थी। उसकी आंखें सूनी थीं, आवाज बदल गई थी। वो बस एक ही बात दोहराती रही, मेरा गोपू कहाँ है? मैं और राजू भागकर मनु के घर पहुंचे। वो कोने में बैठा कांप रहा था। उसने कहा, रात को मां उठी और बोली, गोपू घर आ गया है, मुझे उसका चेहरा देखना है। फिर वो झरने की तरफ चली गई। मैंने दरवाजे से अंदर झांका। मनु की मां बिस्तर पर बैठी थी, पर चेहरा झुका हुआ। उसके बालों में मिट्टी फंसी थी और होंठों पर फटी मुस्कान। धीरे धीरे उसने सर उठाया और वो मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखें अब काली नहीं थीं, बल्कि सफेद, बिल्कुल बिना पुतली के। उसने धीरे से कहा, मेरा बच्चा तुम हो। मैं पीछे हट गया। वो उठी और मेरी तरफ बढ़ी। हर कदम के साथ उसकी पायल की आवाज मिट्टी में घुलती जा रही थी। वो पास आई और उसके होंठों से मिट्टी झरने लगी। वो बोली, तूने गोपू देखा है ना, वो तेरे पीछे खड़ा है। मैंने मुड़कर देखा और वहां कोई नहीं था, पर ठंडी हवा मेरे कान के पास से गुजरी और एक फुसफुसाहट सुनाई दी, मां। अचानक दरवाजा जोर से बंद हुआ। मनु ने झटके से दिया जलाया। उस रोशनी में दीवार पर 3 परछाइयां दिखीं, मेरी, मनु की और तीसरी किसी छोटे बच्चे की। वो धीरे धीरे हमारी परछाइयों के साथ हिल रही थी। राजू ने चिल्लाया, भागो। हम तीनों दौड़े, लेकिन बाहर पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। कोई दिया नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ पेड़ों के बीच से आती ठंडी फुसफुसाहट, मां नाराज है। हम सीधा मंदिर पहुंचे। पंडित वहां नहीं था, लेकिन दिया अब भी जल रहा था। हमने उसके सामने सिर झुकाया। मैंने कांपते हुए कहा, वो लौट आई है, गोपू की मां। दिया अचानक बुझ गया। मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी और उसके बाद दीवार पर बनी देवी की मूर्ति से लाल रंग की एक बूंद टपकी, जो धीरे धीरे फर्श पर फैलकर एक शब्द बन गई, वादी। दादी ने अगले दिन कहा, वो अब हर जगह है, मिट्टी में, हवा में, यहां तक कि इंसान में भी। उस रात गांव के कई घरों के बाहर मिट्टी में छोटे पैरों के निशान दिखे, किसी बच्चे के, और उन निशानों के बीच एक लंबा हाथ का निशान था, एक औरत का। उस रात मैं नींद में था, तभी दरवाजा अपने आप खुला। हवा चली और सामने खिड़की में मेरा अपना ही प्रतिबिंब दिखा, पर उसमें मेरी नहीं, गोपू की आंखें थीं, और उसकी आवाज मेरे गले से निकली, मां नाराज है।
गांव अब पहले जैसा नहीं रहा था। हर सुबह कोई न कोई गायब हो जाता, किसी का खेत खाली मिलता, किसी का दरवाजा खुला। लोगों ने वादी की दिशा में जाना बंद कर दिया था। रात में अब भी वही आवाज गूंजती, मां नाराज है। पंडित ने कहा, आत्मा अब वादी से निकलकर पूरे गांव में फैल गई है। अगर उसे वहीं वापस नहीं भेजा गया तो गांव मिट्टी में मिल जाएगा। मैंने और मनु ने एक दूसरे की तरफ देखा। राजू डर से कांप रहा था, पर बोला, हम ही इसे खत्म करेंगे, हमने ही उसे जगाया था। हमने रात का इंतजार किया। दिया, नीम की लकड़ी और मिट्टी से बना एक तावेज, यही हमारे हथियार थे। दादी ने आखिरी बार कहा, अगर वहां कोई पुकारे तो जवाब मत देना, और अगर कोई रोते हुए दिखे तो आंख मत मिलाना। हम तीनों फिर से वादी की तरफ बढ़े। रात घनी थी, आसमान में कोई तारा नहीं, बस बादलों की गूंज। झरने के पास पहुंचते ही हवा ठंडी नहीं, बर्फ बन गई थी। मिट्टी में फिर वही छोटे छोटे पैरों के निशान थे और उनके चारों ओर राख जैसी सफेद धूल। राजू ने ताबीज दिया के पास रखा। जैसे ही दिया जला, नीचे से किसी के रोने की आवाज आई, मेरा बच्चा। झरने की मिट्टी हिलने लगी। धीरे धीरे नीचे से गोपू की मां का चेहरा बाहर आया। वो अब इंसान नहीं लग रही थी। चेहरे की त्वचा काली पड़ चुकी थी, आंखें पूरी सफेद और बाल हवा में उलझे हुए जैसे जिंदा हों। उसके पीछे से गोपू की परछाई उभरी। वो झूले पर झूलते हुए मुस्कुरा रहा था। अब कोई नहीं जाएगा, सब मेरे साथ रहेंगे। मैंने मंत्र दोहराया, पर दिया कांपने लगा। हवा की एक लहर चली और वो बुझ गया। अंधेरे में सिर्फ मिट्टी की गंध थी और तीनों के बीच किसी के चलने की आवाज। मनु चिल्लाया, दिया जलाओ। जैसे ही मैंने माचिस जलाई, मेरे सामने राजू नहीं था। उसकी जगह मिट्टी का ढेर पड़ा था और उसके ऊपर खिलौना घोड़ा। मनु चिल्लाया, भागो। हम भागे, पर रास्ता गायब था। वादी जैसे जिंदा थी। पेड़ झुककर हमें रोकने लगे, मिट्टी हमारे पैरों को पकड़ रही थी। फिर अंधेरे में गोपू की आवाज आई, तुमने मां को रुलाया, अब तुम मेरे बनोगे। मैंने पूरा जोर लगाकर दिया जलाया। उसकी रोशनी में गोपू और उसकी मां दोनों दिखाई दिए। मां ने गोपू को बाहों में भर लिया। दोनों की देह राख में बदलने लगी और हवा में एक धीमी आवाज गूंजी, अब शांति है। धीरे धीरे वादी की हवा गर्म हुई। हवा में मिट्टी की महक लौट आई। दिया बुझा, पर इस बार डर नहीं था, बस सन्नाटा। सुबह जब आग खुली, मैं वादी के किनारे पड़ा था। मनु बगल में था, बेहोश लेकिन जिंदा। राजू कहीं नहीं था, पर झरने के पास मिट्टी पर लिखा था, राजू अब मेरे साथ है। गांव वापस आने पर लोग कहते हैं, वादी अब शांत है, पानी फिर बहने लगा है और पेड़ों पर फिर फल लग रहे हैं। पर मैं जानता हूं, वो शांति नहीं, खामोशी है। रात में कभी कभी हवा में वही आवाज फिर गूंज जाती है, मां नाराज है, अब तुम मेरे साथ रहोगे। और जब मैं आंख खोलता हूं तो मेरे कमरे के कोने में वही खिलौना घोड़ा रखा होता है, धूल से सना, पर उसकी आंखें अब भी चमकती हैं। वादी की घटना को अब 3 महीने बीत चुके थे। गांव फिर से वैसे ही चलने लगा था। बच्चे खेलते, लोग खेतों में काम करते और मैं और मनु अब स्कूल जाने लगे थे। लेकिन हमारे भीतर वो डर अब भी जिंदा था। हर बार जब वादी की दिशा में हवा बहती तो मिट्टी की महक के साथ मुझे राजू की हंसी सुनाई देती, वही जो वो तब हंसता था जब डराने की कोशिश करता था। मैं सोचता, क्या सच में वो चला गया? एक दिन स्कूल से लौटते वक्त मनु बोला, कल रात मेरे दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी थी और जब मैंने झांका तो बस मिट्टी के निशान थे। मैंने घबराकर कहा, फिर क्या हुआ? वो बोला, सुबह देखा तो मिट्टी से लिखा था, मैं वापस आ गया। हम दोनों चुप हो गए। धीरे धीरे गांव में और भी अजीब बातें होने लगीं। रात में खेतों के बीच किसी के कदमों की आवाजें, कभी किसी के घर के बाहर छोटे छोटे पैरों के निशान और कभी हवा में वही बाल सुलभ हंसी। एक शाम में घर के पीछे वाले आंगन में था। सूरज ढल चुका था, आसमान लाल हो गया था। अचानक मिट्टी में कुछ हलचल हुई। मैंने टॉर्च जलाई। वहां मिट्टी के बीच कुछ चमक रहा था। मैंने उठाया, वो राजू की चाबी की रिंग थी जो वो हमेशा अपने बैग में रखता था। मैं सन्न रह गया। तभी पीछे से आवाज आई, मिल गई? मैं पलटा, मनु नहीं था, कोई और था। वो अंधेरे में खड़ा एक छोटा सा साया था। कद, चाल और आवाज राजू जैसी थी, लेकिन चेहरा नहीं दिख रहा था। वो धीरे से आगे बढ़ा। उसके कदमों के नीचे मिट्टी नहीं, पानी की आवाज हो रही थी, जैसे हर कदम झरने से उठ रहा हो।
तुम दोनों चले गए मुझे छोड़कर, मैंने कांपते हुए कहा। राजू? वो रुका और धीरे से बोला, मैं नीचे नहीं गया था, वो मुझे नीचे ले गई थी। मेरी सांस थम गई, हवा ठंडी हो गई। उसके पीछे झरने की फुसफुसाहट सुनाई दी। माँ नाराज है। अगले दिन मनु ने बताया, रात को मेरे घर में किसी ने खिड़की पर दस्तक दी और वहां कीचड़ में वही लिखा था, राजू लौट आया। हम दोनों समझ गए, वादी का साया फिर जाग चुका है। उस शाम मैं और मनु गांव के मंदिर गए। पंडित अब वहां नहीं रहते थे, पर दिया अपने आप जल रहा था। दीवार पर अब एक और नाम उकेरा गया था, राजू 2000। मेरे हाथ कांपने लगे। मनु बोला, ये तो उसी की लिखावट है। हवा चली, दिया बुझा और मंदिर की घंटी अपने आप बजी। फिर अंधेरे में वही आवाज आई, 3 गए थे, 2 लौटे, अब तीसरा साथ आएगा। हम बाहर भागे और दूर वादी की दिशा में झरने से हल्की नीली रोशनी उठते दिखी, वैसी ही जैसी उस रात थी जब गोपू की मां आई थी। मैंने महसूस किया राजू अब आत्मा नहीं, साया बन चुका है और वो किसी को ढूंढ रहा है, शायद मुझे। रात को जब मैं सोने गया, मेरे तकिए के पास कुछ पड़ा था, वही चाबी की रिंग, और उसके नीचे मिट्टी में लिखा था, अब बारी तुम्हारी है। रात अब पहले जैसी नहीं लगती थी। हर बार जब हवा बहती तो उसमें पानी की गंध के साथ मिट्टी का स्वाद भी आता था, जैसे झरने और जमीन दोनों मुझसे कुछ कह रहे हों। राजू की चाबी की रिंग अब मेरे पास थी। वो जब भी मेरे कमरे में रखी होती तो हल्का सा कंपन सुनाई देता, मानो झरने की लहरें उस लोहे में धड़क रही हों। उस रात मैं सो नहीं सका। लगभग आधी रात को बाहर से किसी ने फुसफुसाया, चल, वादी बुला रही है। मेरे पांव अपने आप उठ गए। बिना कुछ सोचे मैं घर से बाहर निकला। चांद आसमान में आधा था, हवा ठंडी थी और रास्ते पर छोटे छोटे कीचड़ के निशान थे, जैसे किसी ने अभी अभी वहां से गुजरकर मुझे राह दिखा दी हो। मनु भी रास्ते में मिल गया। वो भी डर के मारे कांप रहा था। बोला, मुझे भी वही आवाज सुनाई दी। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखे और बिना बोले आगे बढ़ते रहे। गांव के बाहर वो वादी थी जहां अब पेड़ों पर पत्ते नहीं थे, बस सन्नाटा था। हमारे कदमों के नीचे जमीन हल्की गीली लग रही थी और हर कदम पर पानी का बुलबुला फूटने जैसा एहसास होता था। जब हम झरने के पास पहुंचे तो कुछ बदला हुआ था। पानी नीले रंग में चमक रहा था और बीच में एक पत्थर के ऊपर वो चाबी की रिंग अपने आप रखी हुई थी। मैंने उसे उठाया और तभी झरना शांत हो गया। पानी का बहाव रुक गया, आसमान की हवा थम गई और झरने के भीतर से एक बाल स्वर गूंजा, तुम दोनों डर गए थे, लेकिन अब मैं नहीं डरता। हमारे सामने पानी से धीरे धीरे राजू का चेहरा उभरने लगा, वही मासूम चेहरा, पर आंखें पूरी नीली। वादी मुझे नहीं छोड़ रही थी। उसने कहा, अगर कोई लौटे तो वादी जिंदा रहेगी। मैंने कांपते हुए कहा, अब क्या चाहिए तुम्हें राजू? वो मुस्कुराया, मुझे नहीं चाहिए कुछ, लेकिन वादी को चाहिए एक रखवाला। तभी जमीन कांपी। झरने का पानी किनारों से ऊपर उठने लगा, जैसे कोई हमें भीतर खींचने की कोशिश कर रहा हो। मैंने और मनु ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और जोर से चिल्लाए, राजू रुक जा, हम तुझे मुक्त करने आए हैं। राजू की आंखों से नीली रोशनी निकली। उसके आसपास का पानी सुनहरा हो गया। फिर उसकी आवाज आई, अगर सच में मुझे मुक्त करना चाहते हो तो वादी की रिंग तोड़ दो। मैंने कांपते हुए वो रिंग झरने के पत्थर पर रखी और पूरी ताकत से पत्थर से मारी। छन! रिंग टूट गई। पानी का रंग अचानक सफेद हुआ, हवा गर्म हो गई और राजू की छवि धीरे धीरे गायब होने लगी। उसकी अंतिम आवाज आई, अब वादी शांत है, किसी को मत आने देना यहां। हम दोनों वहीं गिर पड़े। सुबह जब आंख खुली तो सूरज उग चुका था। झरना अब वैसा ही था, साफ, शांत, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। हम घर लौट आए, पर उस रात के बाद गांव ने फैसला लिया, वादी में अब कोई नहीं जाएगा। धीरे धीरे सब नॉर्मल हो गया। बस कभी कभी बरसात के दिनों में जब झरना उफान पर आता है तो हवा में बच्चों की हंसी गूंजती है और पेड़ों के बीच कोई फुसफुसाता है, वादी अब सो रही है। मैं आज भी जब गांव जाता हूं तो उस वादी की तरफ देखता हूं, वहीं जहां हम बचपन में फल तोड़ने गए थे। अब पेड़ फिर से उगाए हैं, पर उनके नीचे जमीन अब भी नम रहती है, जैसे कोई अब भी वहां सांस ले रहा हो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसी और कहानी को सुनने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।